आपने भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली में जो दंगे हुए 2020 के, जिसमें फरवरी के अंदर ट्रंप को भी लाना था और कोरोना को भी भुलाना था और दंगे भी होने थे और सिर्फ मुसलमानों को जेल भी जाना था और कोर्ट में लड़ना भी था। ऑन दी अदर हैंड, ना तो कपिल मिश्रा, ना वर्मा, ना कोई, ना ठाकुर अनुराग, कोई भी किसी पे कोई आंच नहीं। आपको लगता है कि भारत सरकार में इस तरीके की राजनीति इंटरनली और चलनी चाहिए, और नहीं तो इसका इलाज क्या है? सर निशान जी, सब डिजाइंड है, पूरा का पूरा डिजाइंड है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये अकस्मात होता है, ये दंगे अपने आप भड़क जाते हैं। इनकी पूरी प्लानिंग होती है, इनका पूरा एग्जीक्यूशन होता है, इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये चीजें बिल्कुल रात के रात में नहीं होती हैं, और ना कोई इनके अंदर कोई एंगल होता है। ये सब जाना पहचाना, पूरा डिजाइन करके, तैयारी करके ये सारे काम किए जाते हैं। देखिए, देश बहुत खतरनाक मोड़ पर है। जिस तरह से भाजपा इस समय और इनके गॉडफादर आरएसएस जिस तरह से अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा करके जिस तरीके से ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश में एक सांप्रदायिक खाई पैदा कर रहा है। हिंदू वर्सेस दलित, ब्राह्मण वर्सेस दलित, हिंदू वर्सेस मुसलमान, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, इतने कंपार्टमेंट इन्होंने बना दिए हैं देश में आज कि आप प्रगति की बात कहां सोच सकते हैं। और इन सब का फाउंटेन हेड कौन है निशान, मालूम है आपको? इन सब का फाउंटेन हेड है भारतवर्ष का प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो अपने बयान में कहते हैं कि मैं दंगाइयों को उनके कपड़े के रंग से पहचान लेता हूं। ये वो लोग हैं। आप क्या समझते हैं कि इनके नीचे के लोग क्या अपने आप कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, ये सब डिजाइंड है, ये ऊपर से गाइडेड है। इनके साथ पूरा एक आईटी सेल है जिसको अमित मालवीय चलाते हैं, एक अमित शाह साहब हैं जो आगे बढ़ाते हैं, एक योगी आदित्यनाथ हैं जो अपने राज्य के अंदर इस मिसाल पेश करते हैं कि मुझे ऐसे हैंडल करना है इन लोगों को, मुझे ऐसे फोटो लगाने हैं इन लोगों के, मुझे ऐसे इनकी संपत्तियां कुर्क करवानी है, तुम लोग करके दिखाओ इसको। ये इस तरह के लोग हैं श्रीशांत, ये अपने आप कुछ नहीं हो रहा है निशान जी। ठीक है, मैं आता हूं, मैं ऋषि जी आ रहा हूं। मैं क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में हूं तो मैं अंतिम प्रक्रियाओं के लिए चलूंगा। ऋषि जी, मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा जो आप कहना चाहते थे, साथ साथ एक सवाल भी मैं जोड़ता हूं आपसे। क्या आपको लगता है कि भारत की जनता इतनी कमजोर है कि अगर कहीं रावण को उसने जिता भी दिया तो उसको उतार नहीं सकती? क्या कहते हैं ऋषि जी? नहीं, बिल्कुल आप निशान जी आपके बात से सहमत हैं। हमारी जनता सर पे बैठाना जानती है तो उतारना भी जानती है। मैं इससे पहले कुछ और कहना चाह रहा था। रवि जी की बात से मैं सहमत हूं। देखिए, आप गुजरात चुनाव आपको याद होगा निशान जी, आपको याद होगा गुजरात चुनाव में जो प्रधानमंत्री हैं, जब प्रधानमंत्री जैसे लोग जो बयान देते हैं, क्या उन्होंने क्या कहा था पोलराइजेशन के लिए? मियां अहमद पटेल संवैधानिक पद पे बैठे, वो भी प्रधानमंत्री पद पे जैसे महत्वपूर्ण पद पे बैठे लोग जब ध्रुवीकरण करेंगे तो उनके अधनिष्ठ जो नेता हैं वो क्या करेंगे? मियां अहमद पटेल कहने का अर्थ क्या हुआ कि क्या एक मुसलमान गुजरात का मुख्यमंत्री बन जाएगा? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देखिए, एक देश के गृह मंत्री क्या कहते हैं? बटन दबाओ, यहाँ करंट लगे शाहीन बाग में। जब प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री इस प्रकार का बयान देंगे तो कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर का क्या, जैसे नेताओं का क्या मिसाल? तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जनता को भी समझना होगा कि हम ऐसे लीडरशिप को चुने जो परिपक्व हो और सबको लेके चले, सामूहिक जिम्मेवारी लेके चले, तभी हमारे देश का भला होगा। और इसके लिए हमारी जनता को सजग होना चाहिए। बहुत बढ़िया ऋषि जी, आपने जो बात कही। मैं चलता हूं चेतन सिंह के पास, लेकिन उससे पहले ऋषि जी मैं आपको बता दूं कि बटन तो वहां दबाया लेकिन करंट शाहीन बाग की जगह खुद लग गया लगता है उनको। खैर कोई बात नहीं, वो आगे पता चलेगा। चेतन जी, नहीं मजाक उड़ाने की बात नहीं है, सच्चाई है भैया, ऐसे ऐसे दिखते हैं आजकल की तारीख में। खैर चेतन जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। लोकतंत्र का करंट है, लोकतंत्र का करंट। सर लोकतंत्र का तो बहुत जोरदार करंट झापड़ सब कुछ लगता है, पॉलिटिशियंस को जानते हैं वो लोग। चेतन जी, आपने आज इस प्रोग्राम पे आने पे चूज किया कि आपने एक बहुत प्यारा कलर का टी शर्ट पहना है जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
मैं आपसे एक सवाल करूंगा और आपसे मैं आशा करूंगा कि आप 1 मिनट तक इसका पूरा जवाब देते रहें। क्या आपको अच्छा लगता है कि जब नरेंद्र मोदी इसी कलर को लेकर के राजनीतिक इनकैशमेंट में वोट लेने निकलता है और हरे रंग को बदनाम करता है, दोनों मेरे भारत के देखिए झंडे में? देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह की हमें बातें देखने को सुनने को मिल रही है। देखिए, अगर राम की बात करी जाए तो भी राम मंदिर, तो राम का सबसे बड़ा भक्त कौन था? महात्मा गांधी। जाते जाते उनके मुंह से क्या शब्द निकले जब हे उनको राम। गोली लगी थी? हे राम। हे राम। तो अब देखिए, क्या कभी उन्होंने बोला कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं राम का? उन्होंने बोला कभी? कभी नहीं बोला। जो होता है वो बोलता नहीं। अब इस तरह की जो बहुत बातें जो हो रही है, सब राजनीति हो रही है, हमें पता है। और दूसरा जो स्तर हो चुका है, इतना नीचे आ चुका है कि आप देखिए कि लोग मर रहे हैं भूख से, वो नजर नहीं आ रहा। लोग बेरोजगार हैं, वो नजर नहीं आ रहा। क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहा। हमारी बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो नजर नहीं आ रहा। कल ही एक रैंकिंग आई है, कल ही एक ग्लोबल रैंकिंग आई है, इंडेक्स रैंकिंग हंगर की, भूख की। वो देखिए कहां पहुंच गए। 94 है। मैकेंजी की रिपोर्ट आती है कि कितने में से कितने लोग हमारे भूखे सोते हैं, वो नजर नहीं आता। कोविड में तो हम कीर्तिमान बना रहे हैं, लेकिन अभी मुद्दा क्या चल रहा है कि भैया आपने, कांग्रेस ने एक ऐसा कैंडिडेट लगा दिया जो वहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, और जिन्ना की। अरे जिन्ना की बात करते हैं आप। देखिए, मैं जिन्ना का समर्थन नहीं हूं, मैं यहाँ पर कुछ जिन्ना के तारीफ भी नहीं करना चाहता, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के ऊपर जब देशद्रोह का आरोप लगा, जिन्ना जी ने उस केस को लड़ा और लड़के जीता। जिन्ना ने उस समय भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। मानते हैं 31 के बाद में उनके खुद के एजेंडा आ गए थे, लेकिन मरते मरते भी उन्होंने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी कि नेहरू मेरे भाई, हमसे क्या बड़ी गलती हो गई है, क्या चूक हो गई है, और मुझे हिंदुस्तान आने दे, मैं अपने मुंबई वाले घर में मैं मरना चाहता हूं। तो अब देखिए, नेहरू जी ने जवाब नहीं दे पाए थे उस चिट्ठी का। तो अब देखिए, ये सब चीजों को अब देश ऊपर बढ़ चुका है। अब हमें मूलभूत बुनियादी मुद्दों पे काम करने की आवश्यकता है। पूरा विश्व देख रहा है। शशि थरूर के ऊपर अभी कहते हैं आज कि शशि थरूर ने लाहौर में ऐसा कर दिया। आज यहाँ पर ये कोई पात्रा जी, पता नहीं क्या नाम है उनका, शुरू वाला नाम मुझे याद भी नहीं आ रहा उनका, अचंभित पात्रा। तो वो पात्रा जी वो कुछ कहते हैं। हम तो प्यार से उसको नागपुरी संतरा भी कहते हैं, वो शर्ट जो आपने पहनी उसी कलर का। तो देखिए अब इस कलर के झूठ हो गए, नारंगी झूठ हो गए, सफेद झूठ हो गए, काले झूठ हो गए। बोल के राज समझ आ रहे हो। ठीक है चेतन जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं अंतिम सवाल लेके चलता हूं रवि श्रीवास्तव जी के पास, लेकिन चेतन जी की एक बात निकल के जरूर आती है कि चेतन जी ने जिस तरीके से जिन्ना की बात करी, तो मैं रवि श्रीवास्तव जी ये बता दूं कि चेतन जी ने चाहे जिन्ना जी कहा हो, क्योंकि 31 से पहले तो वो जरूर कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर रहे, देश की आजादी में भाग लिया, लेकिन इस देश में जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जिन्ना को, वो है संघी। 3 एग्जाम्पल दूंगा, फिर सवाल लेके आता हूं रवि श्रीवास्तव जी। ये वही जसवंत सिंह थे जो जिन्ना के प्रेम में किताब लिखी थी, जिन्होंने ये भाई भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके LK आडवाणी साहब, भारतीय जनता पार्टी के, वो तो मजार पे जाके ऐसे मत्था टेके थे कि 2013 में फिर उनका मट्ठा बट्ठा सब बीजेपी ने बाहर कर दिया कि तुम प्रधानमंत्री के लायक तक नहीं हो। और अंत में तो खैर मोदी जी का जानते ही हैं, फ्री की बिरयानी केक, जाने क्या क्या खाने पहुंच गए थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात निकल के श्रीवास्तव जी ये निकल के आती है कि जिस तरीके से, और इसीलिए मैं ये बात लेकर के आया कि मुसलमानों को लेकर के, पाकिस्तानियों को लेकर के जिस तरीके से आर्टिकल 370 से लेके मदरसे तक जो भारतीय जनता पार्टी राज्य की सरकारों में है, राष्ट्र की सरकार में है, वो जो इन्होंने एक हंगामा बरपा है, रवि श्रीवास्तव जी क्या लगता है आपको कि ये समय गांधी के हे राम से मोदी के हाय राम तक आ गया है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हाय राम तक आ गया है। और आपने देखा कि यहाँ पर आज जय श्री राम बोलोगे नहीं तो मार देंगे, इस तरह का जो माहौल देश के अंदर आज पैदा हुआ है, और जिस तरह का, जिसको कहना चाहिए वैमनस्य लोगों के बीच में आ गया है। हम अपने बचपन में कभी हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम जैसी बात ही नहीं। हम जिन स्कूलों में पढ़ते थे, हम साथ बैठते थे, साथ में सारे त्योहार मनाते थे, सब कुछ करते थे। ये पिछले 5-7 सालों के अंदर ऐसा देश के अंदर माहौल बन गया है कि हर आदमी दूसरे को शक की नजर से देख रहा है। ऐसी स्थिति बन गई है। ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है मुंबई, यहाँ पे इतना फर्क हमें नहीं दिखाई देता, मगर जिस तरह के हालात देश के इंटरनल पार्ट्स के अंदर हैं, आप सोच नहीं सकते कि इस समय देश की हालत
कितनी खराब एक पार्टी जिम्मेदार है सिर्फ इसके लिए, जिसने ये सारे हालात देश में पैदा किए। और मोदी जी के पास अब समय नहीं है इसको करेक्ट करने का। मोदी जी इस बीमारी को कैंसर की तरह देश में फैला चुके हैं और इसका इलाज अब दूसरों जनता के पास ही है, मोदी जी के पास नहीं है। बहुत बढ़िया रवि श्रीवास्तव जी, आपने जो बात कही बिल्कुल मैं उसका सम्मान करता हूं। दर्शकों, इससे पहले कि मैं अपने सारे पैनलिस्ट का धन्यवाद करूं, मैं आपको बता दूं कि आज के शो में आर्टिकल 370 से लेके मदरसे तक, हिंदू और मुसलमान के बीच में चलने वाली बातों तक, और जिस तरीके से पाकिस्तान इत्यादि को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खेलती है, आपने आज की तारीख में देखा कि हमारे जो 4 पैनलिस्ट लगातार आज डिस्कस कर रहे थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, निशांत वर्मा, ऋषि मिश्रा, रवि श्रीवास्तव और चेतन सिंह, मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं। और इसमें आप दर्शकों को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, गांधी के हेराम से मोदी के हायराम तक जो ये लाए हैं, इसको अब ठीक करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश में है सब भाई भाई, और जिसने भी हमारे बीच में अगर खाई पैदा करने की कोशिश करी तो आखिर में देगा वो राम दुहाई, लेकिन बच ना पाई।